हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विस्तास की बुक का फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल बाय जैक फिनी। चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि ये एक टाइम ट्रैवल की कहानी है। एक आदमी कैसे टाइम ट्रैवल करते हुए पिछले समय में पहुंच जाता है और फिर वो वापस अपने समय में भी आ जाता है, पर लोग उसकी बात मानने को तैयार नहीं है कि वो पिछले समय में गया था और ऐसा कुछ रियलिटी में होता है। तो इससे रिलेटेड स्टोरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. जो न्यूयॉर्क सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं, न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलरोड्स, इन सब ने कसम खाकर कहा, सारा टाइम टेबल चेक कर कर कहा कि यहाँ पर केवल दो हैं। पर क्या? बट आई से देयर आर थ्री। पर मैं कह रहा हूँ कि तीन हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर जा चुका हूँ। पर सभी लोग जो वहाँ पे इंचार्ज है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, वो सब कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ दो ही लेवल है। तुम पागल हो क्या, तीन कह रहे हो? यहाँ पे तो सिर्फ दो ही लेवल है। पर जो इस कहानी का नरेटर है, जो स्टोरी बता रहा है अपने बारे में, वो कह रहा है कि नहीं, तीन है, मैं यहाँ पे जा चुका हूँ, तीन है, पक्का तीन है। पर कोई उसकी बात मानता नहीं है। अब आपको लेवल का मतलब समझने के लिए ये जानना जरूरी है। जैसे ग्राउंड फ्लोर होता है, तो उससे ऊपर जो बिल्डिंग्स बनी होती है उसको हम फ्लोर्स कहते हैं, और जो उसके नीचे वाली होती है, जो मतलब तहखाने टाइप में होती है, वो लेवल्स में होती है। तो जैसे मेट्रो चलती है जमीन के नीचे नीचे, तो ये रेलवे स्टेशन है, तो ये मेट्रो के लिए नीचे वाले लेवल कह रहा है। जो इंचार्ज कह रहे हैं कि दो ही लेवल है, पर ये चार्ली नाम का आदमी, जो ये स्टोरी है जिसके बारे में, वो कह रहा है कि नहीं, तीन लेवल है, मैं वहां पे जा चुका हूँ। Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine among others. हाँ, मैंने वही जो सब ऐसी बात करने के बाद निर्णय लेते हैं, वही निर्णय लिया है। अब मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, मतलब दिमाग के डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। वो मेरा दोस्त भी है। I told him about the third level at Grand Central Station and he said it was a waking dream wish fulfillment. उसने मुझे कहा कि ये जो तुम थर्ड लेवल की बात कर रहे हो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, ये और कुछ नहीं, तुम्हारी खुली आंखों से देखे जाने वाला सपना है सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। He said I was unhappy. उसने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ अपनी दुनिया में। That made my wife kind of mad. इस बात ने मेरी बीवी को गुस्सा दिला दिया। अब किसी के पति के बारे में ये कहोगे कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, तो उसकी पत्नी को तो यही लगेगा ना कि उसकी वजह से खुश नहीं है। But he explained, पर डॉक्टर ने बताया, that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it and that I just want to escape. डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि जो आज की दुनिया है, इसमें इनसिक्योरिटी, डर, युद्ध, चिंता, इन सब को लेकर सब लोग परेशान रहते हैं और सब इस दुनिया से भागना चाहते हैं। Well, who does not? हाँ, कौन नहीं भागना चाहता? Everybody I know wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. जिनको भी मैं जानता हूँ सब भागना चाहते हैं, पर मैं हर कोई व्यक्ति ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर तो नहीं पहुंच जाता ना, जैसे मैं पहुंच गया था। बट दैट्स द रीजन, ही सेड एंड माय फ्रेंड ऑल अग्रीड। जो उसका डॉक्टर फ्रेंड है, उसने कहा कि यही तो रीजन है कि तुम अपनी दुनिया से भागना चाहते हो। और उसके सभी दोस्त मान गए कि वो पागल हो चुका है। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड। जो उसकी हरकतें हैं वो भी इसकी तरफ पॉइंट कर रही हैं। उसके दोस्तों ने उसको कहा कि तुम पागल हो चुके हो, तुम ज्यादा सोचा मत करो। स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने ये भी ले लिया कि जो मैं स्टैम्प कलेक्ट करता हूँ, वो भी एक पागलपन का ही हिस्सा है। दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये सिर्फ मैं अपनी जो आज की सच्चाई है उससे भागने के लिए करता हूँ। वेल, मे बी, बट नाई, हो सकता है कि वो लोग सच कह रहे हो, बट माई ग्रैंड फादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और जो चार्ली के दादाजी है, उनको तो रियलिटी से कोई छुटकारा नहीं चाहिए था। वो क्यों स्टैम्प कलेक्ट करते थे? थिंग्स वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे, फ्रॉम ऑल आई हियर, एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। जो भी चार्ली ने सुना है कि उनका टाइम पे तो टाइम बहुत अच्छा था, पीसफुल था, आज की इतनी चिंताएं भी नहीं थी, उन्होंने ये कलेक्शन क्यों स्टार्ट किया? इट्स ए नाइस कलेक्शन टू। ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। ब्लॉक्स ऑफ फोर पर्टिकुलरली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। उन्होंने यूएस जो स्टैम्प्स इशू करता है और फर्स्ट डे कवर्स, सब कुछ जो भी स्टैम्प से रिलेटेड होता है, सब कुछ उन्होंने कलेक्ट किया हुआ है। फर्स्ट डे कवर का मतलब है जब कोई नई स्टैम्प रिलीज होती है, तो लोग अपने पास वो स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए खुद को ही एक लेटर भेज देते हैं। वो खाली लेटर होता है, तो कोई खोलता नहीं है उसको, तो वो फर्स्ट डे कवर होता है। ठीक है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। जो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे। तुम्हें पता है क्या? वो भी पागल। एनीवे, हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल पर उस दिन क्या हुआ था। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट द ऑफिस।
गर्मी की एक शाम मैं लेट तक ऑफिस में काम कर रहा था। आई वॉज इन ए हरी टू गेट अप डाउन टू माई अपार्टमेंट। मैं जल्दी में था अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के लिए। अपार्टमेंट मतलब घर, फ्लैट, कुछ भी ले सकते हैं आप। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सबवे लूंगा, मतलब मेट्रो लूंगा जो जमीन के नीचे से जाती है, क्योंकि वो बस से तेज चलती है। नाउ आई डोंट नो व्हाई दिस शुड हैपन टू मी। अब मुझे नहीं पता मेरे साथ ही ये क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली। मैं तो बस एक साधारण सा आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड, 31 साल का हूँ। एंड आई वाज वेयरिंग ए टेन गबरडाइन सूट एंड a straw hat with a fancy band। टेन गबरडाइन का मतलब ब्राउन कलर का एक फैब्रिक है जो सूट बनाने में यूज होता है। मैंने वैसा सूट पहना हुआ था। एक स्ट्रो हैट पहनी हुई थी जिसपे फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। स्ट्रो हैट में आगे पट्टी होती है, उसकी वजह से हमारी आंखों पे धूप नहीं लगती है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैंने अपने आसपास कई लोगों को देखा, वो मेरे जैसे ही लग रहे थे, उन्होंने भी वैसे ही कपड़े पहने हुए थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। और मैं किसी भी चीज से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, जैसे मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अब कह रहा है कि मैं किसी चीज से भागने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, लुइसा के पास, मेरी बीवी के पास। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level। मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, वैंडरबिल्ट एवेन्यू से, और फर्स्ट लेवल की तरफ नीचे की सीढ़ियां उतरा। वेयर यू टुक ट्रेन लाइक द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी एक ट्रेन है, यहाँ से आपको ऐसे नाम की ट्रेनें मिल जाती हैं। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल। तब मैं सेकंड लेवल पे उतरा, मतलब एक लेवल और नीचे उतरा। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम। यहाँ से रेजिडेंशियल एरियाज हैं जो वहाँ पे ट्रेन जाती है, वो वाली मिल जाती है। डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। वहां पर मैंने अपने सिर को नीचे की तरफ झुकाया, क्योंकि दरवाजा थोड़ा सा छोटा था, तो मैं उससे अंदर की तरफ चला गया एंड गेट लॉस्ट, और मैं वहां पर गुम हो गया। दैट्स इजी टू डू। ये आसान है। आई हैव बीन एंड आउट ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। वहां पर गुम हो जाना आसान बात है, क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल में कई बार आ चुका हूँ, कई सौ बारी आ चुका हूँ, पर मैं हमेशा नए दरवाजे मिल जाते हैं मुझे, कभी नई सीढ़ियां मिल जाती है, कभी नए कॉरिडोर मिल जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है, यहाँ पर गुम हो जाना बहुत ही आसान बात है। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। एक बार तो मैं ऐसी टनल, मतलब गुफा में घुस गया था जो 1 मील लंबी थी, और वो रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाकर खुली। Another time I came up in an office building on 46th Street, 3 blocks away। एक और बारी की स्टोरी बताता हूँ, उसमें मैं ऐसी टनल में घुस गया जहाँ पे मैं 3 ब्लॉक्स दूर थी, जो 46 स्ट्रीट पर बिल्डिंग, उसके ऑफिस में जा पहुंचा। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। कभी कभार मुझे लगता है कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो पेड़ की तरह है, पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। जैसे पेड़ की जड़ें बढ़ती रहती है, उसी प्रकार से ग्रैंड सेंट्रल के नए कॉरिडोर और सीढ़ियां बढ़ती ही रहती हैं, पता नहीं कहाँ से कब कौन सी सीढ़ी निकल आती है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट, फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। और मुझे तो लगता है यहाँ पे जरूर एक और टनल होगी जो टाइम स्क्वायर तक जाती होगी, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच से जाती हुई, और हो सकता है कि सेंट्रल पार्क तक भी एक टनल जाती हो। इतना बड़ा है ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है जो इनका। And maybe because for so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea। और हो सकता है इतने सारे लोग जो यहाँ से अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहते हैं, वो ग्रैंड सेंट्रल से एस्केप करना चाहते हैं, इसलिए मैं ऐसी टनल्स में पहुंच जाता हूँ। अब जो चार्ली है वो मान रहा है कि मैं अपनी जो रियलिटी है उससे एस्केप करना चाहता हूँ, पर मैंने ये सब अपनी साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को कभी नहीं बताया। उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को तो नहीं बताया, पर वो मान रहा है कि हाँ, वो अपनी रियलिटी से एस्केप करना चाहता है, और हो सकता है वो इसी वजह से ऐसी अजीब अजीब टनल्स में पहुंच जाता है, कभी कहीं निकलता है, कभी कहीं निकलता है। पर इस बारे में उसने अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बिल्कुल नहीं बताया है। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग। जिस कॉरिडोर में वो अब चल रहा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा और नीचे की तरफ जाने लगा। चार्ली को लगने लगा था कि वो गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, और वो फिर भी चलता रहा। All I could hear was the empty sound of my own footstep and I did not pass a soul। चार्ली जब चल रहा था तो उसे सिर्फ अपने ही कदमों की आवाज आ रही थी, उसके आसपास कोई और आदमी नहीं था। Then I heard that sort of hollow roar ahead that means open space and people talking। तभी उसने आगे से खाली आवाज आती हुई सुनाई दी। इसका मतलब था कि आगे रास्ता खुल रहा है और आगे लोग बात कर रहे हैं। The tunnel turned sharp left
जो टनल थी वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गई। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैं सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच चुका था। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल। एक बारी को तो मुझे लगा कि मैं सेकंड लेवल पर हूँ, बट आई सॉ द रूम वाज स्मॉलर। पर मैंने देखा कि कमरे छोटे हो गए हैं। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज। जो टिकट विंडोज है मतलब जहां से हम टिकट लेते हैं वो छोटी हैं और कम भी हैं, और ट्रेन गेट्स भी कम हैं। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वाज वुड एंड ओल्ड लुकिंग। और जहां से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सेंटर सा बना होता है बूथ, वो लकड़ी का बना हुआ है और पुराना सा लग रहा है काफी। तो इसका मतलब ये सेकंड लेवल तो नहीं है। And the man in the booth wore a green eye shade and a long black sleeve protectors. जो वहां पर आदमी बैठा हुआ था इंफॉर्मेशन सेंटर में, उसने ग्रीन आई शेड्स पहने हुए थे, मतलब ग्रीन कलर के चश्मे पहने हुए थे, और लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स पहनी हुई थी उसने। द लाइट वर डिम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग। जो लाइट्स थी वो धीमी थी और जलबुझ कर रही थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। तब मैंने देखा क्यों। मैं तो ओपन फ्लेम गैस लाइट थी, मतलब लालटेन टाइप की थी, तो हवा आती थी तो आग थोड़ी बुझती थी तो लाइट और धीमी हो जाती थी, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो जलबुझ कर रही है। There were brass spittoons on the floor, and across the station a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his right pocket. वहां पर फ्लोर पर थूकदान थे, मतलब जहां पे हम थूक सकते हैं, और स्टेशन के दूसरी तरफ एक आदमी की तरफ से जो रोशनी आई उसने मेरी आंख को अपनी तरफ आकर्षित किया। उसने अपनी जेब से एक सोने की घड़ी निकाली। He snapped open the cover. उसने कवर को खोला। Glanced at his watch and frowned. उसने अपनी घड़ी में समय देखा और वो थोड़ा घबरा गया, मतलब फ्रॉन का मतलब है कि उसने ऐसा दिखाया कि ओह माय गॉड इतना टाइम हो गया। और अब आप सोच रहे होगे कि कैसी घड़ी, वो पॉकेट वॉच आती थी ना जो पहले के टाइम पे, वैसे टाइप के, वो ढक्कन खोलते थे, टाइम देखते थे और पॉकेट में वापस रख लेते थे, वो थी उसके पास। He wore a derby hat, a black four-button suit with tiny lapels, and he had a big black handlebar mustache. उसने एक टोपी पहनी हुई थी, 4 बटन वाला सूट पहना हुआ था और उसकी बड़ी-बड़ी मूंछें भी थी। डर्बी हैट का मतलब है बॉलर हैट, और टाइनी लेपल्स का मतलब है कि जो कॉलर के नीचे कुछ पहले के ज़माने में कपड़ा सा लगा रहता था, उसको टाइनी लेपल्स बोला गया है। Then I looked around and saw that everyone in the station was dressed like 1890 something. तो मैंने चारों तो मैंने स्टेशन के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा और देखा कि सब ने 1890 के ज़माने के कपड़े पहने हुए हैं। I never saw so many beards, sideburns and fancy mustache in my life. मैंने अपने जीवन में इतनी दाढ़ी मूंछ कभी नहीं देखी थी जितनी अभी मैं देख रहा था। A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves and skulls to the top of her high button shoes. एक मोमेंट मेरे पास से निकली ट्रेन गेट की तरफ। उसने एक लंबी ड्रेस पहनी हुई थी मटन स्लीव्स की, और उसकी स्कर्ट थी वो हाई बटन थी, मतलब ऊपर तक थी। पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे, ऑथर ये कहना चाह रहा है। Back of her, out on the tracks, I caught a glimpse of a locomotive, a very small courier and Ives locomotive with a funnel-shaped stack. And then I knew. उसके पीछे मैंने ट्रैक्स पर देखा तो मुझे एक ट्रेन दिखाई दी, लोकोमोटिव। ये वो ट्रेन है जो उस जमाने में यूज होती थी, तो वो उस ट्रेन को देखकर हैरान रह गया। अब उसे पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। उसे देख के ये समझ में आ गया था कि वो कहाँ पर है। ऐसी ट्रेन्स, ऐसे छोटे कुरियर्स, ये सब चीजें आज के ज़माने की तो नहीं है। टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू a newsboy and glanced at the stack of paper at his feet. अब उसको पता तो चल गया था, पर उसने अपने आप को श्योर करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वाले के पास गया। उसने उसके पास रखे हुए जो पेपर्स का स्टैक, मतलब जो बहुत सारे पेपर्स रखे रहते हैं एक साथ, उनमें देखा। इट वाज द वर्ल्ड। पेपर पे हेडलाइन थी द वर्ल्ड, मतलब द वर्ल्ड नाम का पेपर था वो। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर इयर्स। और द वर्ल्ड नाम का जो पेपर है वो तो कई सालों से पब्लिश नहीं हुआ है। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड। जो फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी हुई थी वो प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में छपी हुई थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वाज प्रिंटेड जून 11 1894। अब उसने अखबार में तारीख देखी तो वो थी जून 11 1894। जो ये क्लीवलैंड की स्टोरी थी, ये तो उसने पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स में रखी हुई देखी थी। ये पेज की कटिंग उसको अपने आज के ज़माने की लाइब्रेरीज़ में देखी थी। I turned toward the ticket window, knowing that here on the third level at the Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. वो टिकट विंडो की तरफ गया ये सोचते हुए कि मैं ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर हूँ, तो मैं पूरे के पूरे अमेरिका में कहीं भी जाने के लिए टिकट खरीद सकता हूँ। मैं और मेरी वाइफ लुइसा, अब हम दोनों कहीं और जाएंगे।
इन द ईयर 1894 के ईयर में उस टाइम कहीं भी जाना अलाउड था पूरे अमेरिका में। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलियोनिस। उसने सोचा कि मैं 2 टिकट ले लेता हूँ गेल्सबर्ग की इलियोनिस में। हैव यू एवर बीन देयर? तुम वहां पर कभी गए हो? अब वो हमसे पूछ रहा है। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead and roof the streets। ये एक बहुत ही अच्छा टाउन है, बहुत शांत है। यहाँ पर बड़े बड़े लकड़ी के घर हैं, बड़े बड़े लॉन्स हैं और इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं। जो पेड़ हैं वो सड़क के किनारे लगे हुए हैं दोनों साइड, और उन्होंने अपनी शाखाओं से ऐसे एक छत सी बना रखी है सड़क के ऊपर। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns। 1894 में जो शाम होती थी वो दुगनी लंबी होती थी और पीपल्स जो लोग हैं वो अपने लॉन्स में बैठे रहते थे। द मैन स्मोकिंग cigars and talking quietly, the woman waving palm leaf fans। जो आदमी होते थे वो सिगार पी रहे होते आराम से चुपचाप बैठ के, और जो उनकी बीवी होती थी वो पत्तों से उनपे हवा कर रही होती थी। With the fireflies all around, सभी तरफ फायरफ्लाइज उड़ रही थी। इन ए पीसफुल इन ए पीसफुल वर्ल्ड, और ये दुनिया बहुत ही शांत थी। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 years off एंड वर्ल्ड वॉर टू ओवर 40 years इन द फ्यूचर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो होना था वो 20 साल बाद होना था, और वर्ल्ड वॉर टू होना था वो 40 साल बाद होना था। तो मुझे 2 टिकट्स चाहिए थी ताकि मैं और मेरी बीवी वहां जाकर रह सके। क्लर्क figured the fare, he glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for two coach tickets one way। जो वहां पे क्लर्क बैठा हुआ था टिकट देने वाला, उसने किराया जोड़ा और मुझे बताया और मेरी तरफ देखा। मेरी फैंसी जो हैट थी उस जमाने के हिसाब से तो मैं बहुत फैंसी था। वो मेरी तरफ घूर घूर के देख रहा था। मेरे पास 2 टिकट के लिए एक तरफ जाने के लिए पूरे पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी। पर जब मैंने पैसे गिने और ऊपर देखा तो जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स। उसने बिल को देखकर अपने सिर को झुकाया। That ain't money, mister, he said, and if you're trying to skin me, you won't get very far। ये पैसे नहीं है मिस्टर, उसने कहा, और तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। किन मी का मतलब है धोखा देना। एंड ही ग्लेंस्ड एट द कैश ड्रॉवर बिसाइड हिम। क्लर्क का उसके पास जो कैश ड्रॉवर था उसने उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स। जो पैसे थे वो पुराने थे, और जो चार्ली है उसके पास तो नए वाले पैसे थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग। वो जो अब पैसे यूज कर रहे हैं हम लोग तो नहीं, जो चार्ली के ज़माने में पैसे यूज़ कर रहे हैं और 1894 में जो पैसे यूज़ कर रहे हैं, उनमें काफ़ी फ़र्क था। 1894 वाले जो पैसे थे वो दु काफ़ी बड़े थे जो चार्ली के टाइम वाले पैसे थे उनसे, और ओल्ड स्टाइल भी थे और अलग दिख रहे थे। आई टर्न्ड अवे एंड गॉट आउट फास्ट। चार्ली पीछे मुड़ा और चला गया। देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। जो 1894 का साल है जिसमें वो चार्ली पहुँच गया था, उस टाइम पे भी जेल ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसने ये सोचा जेल जाना अच्छा नहीं रहेगा, तो वो मुड़ा और चला गया। एंड दैट वाज़ दैट। और बस ये किस्सा वहीं खत्म हो गया। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम आई सपोज़। चार्ली ने सोचा वो उसी रास्ते से वापस आ गया है जिस रास्ते से वो गया था। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड बोथ ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वर्ried माय साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। अगले दिन वो अपने लंच आवर के टाइम पे गया और अपने बैंक से $300 निकाले। वो उसके पास उतने ही थे, $300 ही थे। उसने पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी, और इस बात ने उसके साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को काफी परेशान किया होगा जब उसने बताया होगा। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन्स डीलर बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम। पुराने जो पैसे हैं वो कहीं से भी खरीदे जा सकते हैं, पर हमें उसके लिए एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है। माई $300 बोथ लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स बट आई डिडंट केयर। जो $300 थे उसके, उससे उन्हें पुराने वाले पैसे सिर्फ $200 ही मिले। पर चार्ली को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एग्स वर 13 सेंट्स अ डजन इन 1894। जो 1894 है उसमें चीजें इतनी महंगी नहीं थी। उस टाइम पे तो 13 सेंट के अंडे आ जाते थे एक दर्जन। तो उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं कम पैसों में भी काम चला लूंगा। उस टाइम महंगाई इतनी थी भी नहीं। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। चार्ली ने बार बार ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाकर बार बार कोशिश की कि वो कॉरिडोर वापस ढूंढ ले जिससे थर्ड लेवल पर जाया जा सकता है, पर उसे नहीं मिला। उसने बार बार कोशिश की। Louisa was pretty worried when I told her all this and didn't want me to look for the third level anymore, and after a while I stopped। I went back to my steps। लुइसा जो चार्ली की पत्नी है वो उसके ऐसे बिहेवियर से काफी परेशान हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि वो थर्ड लेवल को और ढूंढे, और जब कई दिनों तक चार्ली को मिला भी नहीं तो वो वापस
अपनी स्टैम्प कलेक्ट करने पे पहुंच गया। वो थर्ड लेवल के बारे में ढूंढना बंद कर चुका था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग। कुछ टाइम के बाद अब लुइसा और वो चार्ली दोनों के दोनों थर्ड लेवल को ढूंढ रहे थे एवरी वीकेंड, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। हर वीकेंड में वो थर्ड लेवल को ढूंढ रहे होते थे क्योंकि अब उनके पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल था। माई फ्रेंड सैम विनर डिसअपियर्ड। जो चार्ली है उसका फ्रेंड था एक सैम विनर, वो अब गुम हो चुका था, गायब हो गया था। नोबडी नो वेयर, बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज ए सिटी बॉय एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। सैम है जो शहर में रहता है और मुझे शक था कि वो कहाँ पर है। किसी और को तो नहीं पता था वो कहाँ है, और मैं उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताता भी रहता था। आई वेंट टू स्कूल देयर। मैं वहां पर स्कूल में गया था। मतलब जो चार्ली है वो उस गेल्सबर्ग का ही रहने वाला था, उसने वहां से स्कूलिंग की थी। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस। और उसको हमेशा से, जो सैम विनर है उसको गेल्सबर्ग हमेशा से पसंद आता था। एंड दैट्स वेयर ही इज ऑल राइट इन 1894। और अब चार्ली है जो उसको लग रहा था कि जो सैम विनर है वो 1894 में गेल्सबर्ग में पहुंच चुका है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन आई फाउंड, वेल डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट डे कवर इज। एक रात को जब वो अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था तो उसे फर्स्ट डे कवर मिल गया। तुम्हें पता है फर्स्ट डे कवर क्या होता है? फर्स्ट डे कवर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फर्स्ट डे कवर वो है जब हम स्टैम्प कलेक्ट करते हैं तो अपने पास स्टैम्प कलेक्ट करने के लिए अपने आप को एक लेटर भेज देते हैं। जैसे ही नई स्टैम्प इशू होती है, क्योंकि जब स्टैम्प भेजी जाती है तो उस पे थप्पा लग जाता है तारीख का कि हाँ इस तारीख को ये स्टैम्प खरीद ली गई थी। When a new stamp is issued, stamp collector buy some and use them to mail envelope to themselves on the very first day of sale and the postmark proves the date. जब न्यू स्टैम्प इशू होती है तो वो खरीद लेते हैं और खुद को मेल कर देते हैं ताकि उनके पास तारीख भी हो जाए और स्टैम्प भी हो जाए। द एनवलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर। इसी एनवलप को फर्स्ट डे कवर कहते हैं। दे आर नेवर ओपन, वो कभी नहीं खोले जाते। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप। अब खुद को भेजने के लिए खाली एनवलप तो भेज नहीं सकते, तो वो खाली पेपर डाल देते थे उसके अंदर। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर। उस रात को जब मैं अपने पुराने फर्स्ट डे कवर्स देख रहा था तो मुझे एक ऐसा कवर मिला जो वहां पे नहीं होना चाहिए था। बट देयर इट वाज, पर वो वहां पर था। इट वाज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माय ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग। दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेड। जो एनवलप है उस पे उसके दादाजी के घर का पता लिखा हुआ था, गेल्सबर्ग का, और किसी ने मेल के जरिए उसको भेजा था। एंड इट हैज बीन देयर सिंस जुलाई 18 1894। और ये यहाँ पर था जुलाई 18 1894 से। पोस्ट मार्क शोड दैट, तो पोस्ट हुई थी तब उस टाइम पे उस पे तारीख लिखी जाती थी तो उस पे जुलाई 18 1894 दिख रहा था। Yet I did not remember it at all. फिर भी उसे कुछ भी याद नहीं था इस बारे में। The stamp was a 6 cent dull brown with a picture of President Garfield. जो स्टैम्प था वो 6 सेंट का था और हल्के ब्राउन कलर का था। उस पर प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक फोटो भी लगा हुआ था। Naturally, when the envelope came to Granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. मोस्टली क्या होता था, जो एनवलप आते थे उसके दादाजी को, वो सीधा उनके कलेक्शन में चले जाते थे और वहीं पर रखे रहते जब तक मैंने उसे लिया नहीं और खोल कर नहीं देखा। द पेपर इनसाइड वाज नॉट ब्लैंक, इट रेड। जो पेपर था अंदर वो अब की बार खाली होने की बजाय उस पर कुछ लिखा हुआ था। 1941 विलियार्ड स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलियोनिस, जुलाई 18 1894। ये उसके घर का पता है। चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू वर राइट, देन आई गो टू बिलीव यू वर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल। चार्ली, मैं विश करता था कि जो तुम कह रहे हो ठीक हो, और आज मुझे यकीन हो गया है कि जो तुम कह रहे थे वो ठीक था। चार्ली, ये ट्रू है, मैंने थर्ड लेवल को ढूंढ लिया है। I've been here 2 weeks and right now down the street at the Deli's, someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Nelly Home. मैं यहाँ पर 2 हफ्ते से हूँ और मैं डेली की स्ट्रीट में हूँ। कोई यहाँ पर पियानो बजा रहा है और सब लोग फ्रंट पोर्च पे गाना गा रहे हैं, सीइंग नेली होम। एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे उन्होंने नींबू पानी के लिए इनवाइट भी किया अपने घर में। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा। चार्लो, लुइसा, तुम भी यहाँ पर आ जाओ। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, इट्स वर्थ इट, बिलीव मी। जब तक तुम्हें थर्ड लेवल नहीं मिल जाता तुम उसे ढूंढते रहो। ये तुम्हारी खोज है जो ये वर्थ इट है, मतलब ये इस लायक है कि इसको खोजा जाए, मेरा यकीन करो। द नोट इज साइंड सैम। जो नोट के नीचे साइन किया हुआ था वो सैम का था, मतलब सैम विनर जो डिसअपियर हो गया था, गुम हो गया था, उसने ये नोट चार्ली को भेजा था। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बोट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। जो कॉइन स्टोर है जहाँ से चार्ली ने $300 के बदले $200 लिए थे, वहां पे उसने जाके पता किया तो जो सैम विनर है उसने $800 के बदले में पुरानी करेंसी ली थी। दैट वोट टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। इसने
जो इस मनी है, जो ये पैसे हैं, इसने उसको एक नया छोटा-सा बिज़नेस खोल के भी दे दिया होगा गेल्सबर्ग में जहाँ वो पहुँच चुका है। अनाज का और चारे का छोटा-सा बिज़नेस। ही ऑलवेज़ सेड दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिज़नेस। जो ये बिज़नेस है अनाज का और घास-फूस का, इस टाइप का उसका बिज़नेस था, वो हमेशा से कहता था कि वो ये करना चाहता है और ये उनका पुराना बिज़नेस है, पर इस टाइम के अकॉर्डिंग वो बिज़नेस नहीं कर सकता। नॉट इन गेल्सबर्ग, इलियनिस इन 1894। अब वो गेल्सबर्ग में तो नहीं जा सकता 1894 में। हिज ओल्ड बिज़नेस व्हाई? उसका पुराना बिज़नेस किसका मतलब सैम वाज़ माय साइकियाट्रिस्ट। जो सैम विनर है वो उसका साइकियाट्रिस्ट है जिसने उसको बताया था कि वो थर्ड लेवल में गया है और उसके साइकियाट्रिस्ट ने कहा था कि वो पागल हो चुका है। पर आज उसका दोस्त है जो सैम विनर साइकियाट्रिस्ट था, वो खुद थर्ड लेवल में जा चुका है और वहाँ पर अब वो रहने भी लग गया है। और अब जो चार्ली और लुइसिया है उसकी वाइफ, और वो दोनों मिलकर थर्ड लेवल को ढूँढ रहे हैं। इसका मतलब थर्ड लेवल कहीं न कहीं पर तो है जिसकी वज़ह से सैम वहाँ पहुँच चुका है और वो उनको भी बुला रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।